हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में से चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर इजी में आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम वन शॉट सीरीज कवर कर रहे थे और वन शॉट सीरीज में हमने आई थिंक 11 चैप्टर कवर कर लिया था ना। लास्ट वाला चैप्टर हमारा कौन सा था? 3 डायमेंशनल जियोमेट्री था। आज हम कवर करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या करेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी तक हमने वन शॉट में क्या क्या देख लिया सर? वन शॉट में हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिलेशन फंक्शन देखा था, फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने मैट्रिसेस कवर किया, फिर डिटर्मिनेंट कवर किया। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चालू कर दिया था। ये कैलकुलस की एक यूनिट है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को कवर किया था हमने। फिर हमने इंटीग्रल्स पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कवर किया उसके बाद। तो अभी तक टोटल 8 चैप्टर मैंने आपको गिनवा दिए। 9th नंबर पे हमने क्या किया था? डिफरेंशियल इक्वेशन। और 10th नंबर का हमारा चैप्टर था वेक्टर अलजेब्रा। 11th नंबर पे हमने कवर किया था 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। इसका जस्ट पहले वाला लेक्चर 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। आज हम देखने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो क्लास 12 एनसीईआरटी का 12th नंबर का चैप्टर है, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर आप बोल सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग को कवर करने वाले हैं। तो आपको एंड तक जुड़े रहना है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा चैप्टर बिल्कुल नहीं है ना, आसान ही है, छोटा ही है। यहाँ पर बेसिक चीज़ें, एक ही मेथड है, उसी मेथड से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पर जुड़े रहना हमारे साथ। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। कुछ प्रॉब्लम मैं भी यहाँ पर सॉल्व करवा लूँगा और बाकी जो प्रॉब्लम बचेंगी वो आप लोग एज अ होमवर्क अपने जो आपके एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ वो तो ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है उसका आप एज अ होमवर्क करोगे। और जो भी डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में बताना। में अगर आंसर आ रहा है तो आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हमारी टीम रिप्लाई करेंगी, ठीक है। उस पर टॉपिक पर आते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो मुझे एक बात बताओ, क्लास 11 में आपने लीनियर इनइक्वालिटी करके कोई चैप्टर पढ़ा था क्या? हाँ सर, क्लास 11 में हमने लीनियर इनइक्वालिटी करके चैप्टर पढ़ा था। वहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल थे और इनइक्वालिटी के फॉर्म में थे। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। देखो, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन अगर हो तो क्या मिलेगा सर? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है भैया, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्लास 11 में आपने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी है ना? हाँ सर, हमने क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी है। बस लीनियर इनइक्वालिटी जो पढ़ी है ना, उसी की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। बीच बीच में बताते रहूँगा ना बेसिक चीज़ें लीनियर इनइक्वालिटी की, यहाँ पर जो अप्लाई होंगी। पूरा डिटेल में तो हम नहीं पढ़ाने वाले, है ना। लीनियर इनइक्वालिटी को प्रोग्राम में हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो अगर लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड यदि कोई डाउट है तो ईजी लेके आपको चैनल पे लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11 के लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ से उसको पहले कवर कर लीजिएगा। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग आप पढ़िएगा। यहाँ पर जो छोटे मोटे सिंबल जो यूज होंगे इनइक्वालिटी के, वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग होने क्या वाला है? देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, 2 वेरिएबल रहेंगे, ठीक है सर, 2 इक्वेशन रहेंगी। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग आएंगी? नहीं सर, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन नहीं रहेंगी। ये तो इक्वेशन वाला केस बन गया। 2 वेरिएबल रहेंगे और 2 इनइक्वालिटी रहेंगी। क्या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं सर, इनइक्वालिटी है तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है? इक्वेशन में मिलेगा वो तो, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। एक रीजन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? एक रीजन मिलेगा। रीजन या तो फिर बाउंडेड रीजन हो सकता है या फिर अनबाउंडेड रीजन हो सकता है। ऑब्वियसली रीजन मिलेगा आपको। सर कैसे मिलेगा रीजन? तो देखिए, समझिए रीजन आपको कैसे मिलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखिए कि मान लेते आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है एक्स वाई का। एक्स वाई का कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है सर। एक्स वाई का कार्टेशियन सिस्टम है और मान लीजिए कि L1 ये लाइन है, ठीक है सर, ये L1 लाइन है। और जो L1 लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि भैया आपको है ना इसके ऊपर वाले पोर्शन को कवर करना है, ठीक है। हमने इसके ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर लिया। मतलब यहाँ लिखा हुआ है L1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। L1 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, ऊपर को चले गए। फिर एक और आपके पास लाइन है L2, और मान लेते कि L2 लाइन ये रही, ठीक है, ये रही L2 लाइन। अब ये रही L2 लाइन। L2 लाइन के लिए यहाँ पर एक इनइक्वालिटी आपके पास लिखी हुई है कि जो L2 है वो क्या होना चाहिए? वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर L2 यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, L2 यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब L2 के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन पूरा का पूरा, आप बोलोगे सर ये वाला पोर्शन हम कवर कर लेते हैं, ठीक है भैया, ये भी कर लिया, इतना हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो रीजन जिसमें दोनों लाइन
आपको दिख रही हो, दोनों लाइन का रीजन दिख रहा हो, रीजन मतलब पहले वाली लाइन थी L1, उसका रीजन कौन सा था, ये ग्रीन वाले एरो। दूसरी लाइन है L2, उसका क्या है, ये सर लाइट ब्लू वाले एरो। ठीक है, ये हो गया। ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों दिखाई दे, तो आप बोलोगे सर ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन। ठीक है भैया, तो ये वाले रीजन को हम बाउंडेड कर देते हैं, ये रहा, ये और ये। ठीक है, ये हो गया। क्या ये रीजन रुक रहा है अभी कहीं, नहीं सर रुक तो नहीं रहा, ये दो ही इक्वेशन है तो ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये तो सर हम देख के बता सकते हैं अनबाउंडेड रीजन है। क्या है, अनबाउंडेड रीजन है। तो ये सा दिखता है भैया कुछ अनबाउंडेड रीजन। सर बाउंडेड रीजन क्या होता है, तो देखो इसी में आपको समझाता हूँ बाउंडेड रीजन क्या होता है। मान लीजिए L3 लाइन है और वो क्या है, वो आपको दे देगा इक्वल टू 0, या फिर उन्होंने बोल दिया कि वो लेस देन 0 है। ठीक है भैया, लेस देन 0 है, तो आप क्या करोगे सर, L3 लाइन हम बना लेंगे। मान लेते हैं कि जो L3 लाइन है वो यहाँ से पास हो रही है, ये रही L3 लाइन। इन्होंने बोला है कि जो L3 लाइन है वो 0 से छोटी होनी चाहिए, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलेंगे हम। कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी हो गया है ना, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करनी होगी, चीज़ें आसान ही है ना। अब यहाँ समझिए कि हमने L3 बना लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें तीनों लाइन आ रही है, तो आप बोलोगे सर ये वाला रीजन, एक तो ये और एक ये वाला रीजन जिसमें ये तीनों के तीनों लाइन आ जा रही है। समझ में आया आपको, ये वाला रीजन। तो ये वाला रीजन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। क्या, एक शेप बना रहा है, हाँ सर एक शेप बना रहा है, हमें नहीं पता शेप क्या बन रहा है, लेकिन कुछ ऐसा बन रहा है शेप, कुछ इस टाइप से। थोड़ा इमेजिन तो करना होगा, इतना एक्यूरेट नहीं बना पाऊंगा मैं ग्राफ, है ना इसका। कुछ ऐसा शेप बन रहा है यहाँ पर, तो ये बाउंडेड है। क्या बाउंड्री है इसमें, हाँ सर बाउंड्री है, तो ये बन गया अब बाउंडेड रीजन। तो आपको समझ में अनबाउंडेड रीजन क्या होता है, बाउंडेड रीजन क्या होता है, ये चीज़ें आगे आने वाली है ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ अनबाउंडेड बाउंडेड क्या होगा। तो ये इस टाइप से बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास दो वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल हमारे पास सर, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, है ना, XY हो सकते हैं, टेबल और चेयर हो सकते हैं, फ्रूट्स में दो आप फ्रूट्स ले लीजिए वो हो सकते हैं, कोई भी दो चीज़ होंगी जिनको हम X और Y नाम दे देंगे, वो आपके दो वेरिएबल बन गए। सर तीन वेरिएबल हो गए तो भैया तीन वेरिएबल हो गए तो वैसे तो तीन वेरिएबल और आपके उसमें है नहीं, तीन वेरिएबल रहेंगे, तीन इनइक्वालिटी में रहेंगी, फिर वही वाला बाकी सारी चीज़ें, ये 3D में चले जाएगा। ये आपके में है नहीं, पहले आपको बता देता हूँ सिलेबस में नहीं है। तो तीन वेरिएबल तीन इनइक्वालिटी ये आपको अभी सिलेबस में नहीं है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एग्जाम मतलब आपको अगर नॉलेज के हिसाब से अगर पढ़ना है तो ठीक है। यहीं दो वेरिएबल दो इनइक्वालिटी रहेंगी, उससे रीजन बनेगा, रीजन या तो बाउंडेड होगा या फिर अनबाउंडेड होगा। सर ठीक है, हमने अनबाउंडेड बना लिया, फिर बाउंडेड रीजन जो भी बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बना लिया, उसके आगे क्या होगा, तो देखिए उसके आगे क्या होगा कि हम ना उस रीजन में या तो मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, आप कोई बिजनेस चला रहे हो और उस बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, टेबल और चेयर बेचते हो, है ना, आप टेबल और चेयर बेचते हो। अब आप एक इन्हें इक्वेशन बना रहे हो कि भैया पर डे के हिसाब से, ये इक्वेशन के हिसाब से मैं इतनी टेबल और इतनी चेयर बेच दे रहा हूँ। दो इक्वेशन आपकी बन गई, दो वेरिएबल थे और उसको इनइक्वालिटी के हिसाब से बना रहे हो कि मिनिमम इतनी बिकेंगी, मैक्सिमम उससे ज़्यादा बिकेंगी, तो दो इक्वेशन बन गई। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। या फिर अगर चेयर टेबल बनाने की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके हिसाब से यदि आप कॉस्ट निकालना चाहते हो तो मिनिमम कॉस्ट कितनी लग रही, मैक्सिमम कॉस्ट कितनी लग रही, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लीनियर इनइक्वालिटी की मदद से आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन को हम कंसिडर करते हैं और उसको पढ़ते हैं। इससे हमें प्रॉफिट या फिर आप जो भी बोल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ना, वो हमें मिल जाता है। मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलती है, बस कुल मिला के मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में थ्योरम लिखी हुई है। देखिए क्या बोला गया है, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच सीक टू मैक्सिमम, या तो मैक्सिमम और ब्रैकेट में और मिनिमम बोल रहा था, मैक्सिमम बोल दिया मैंने यहाँ पर, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑफ प्रॉफिट और कॉस्ट। या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, या फिर कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना हो और मिनिमाइज करना हो। इस टाइप की यदि कोई प्रॉब्लम है फ्रॉम अ जनरल क्लास ऑफ प्रॉब्लम कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाती है। अब ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, आगे इस टाइप के एक प्रॉब्लम मैं कंसिडर करूंगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है। वहां पर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि कॉस्ट को या फिर प्रॉफिट को या तो मैक्सिमाइज करते या फिर मिनिमाइज देखते, है ना।
अ स्पेशल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, उसी का एक सब पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग, और लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे सिलेबस में है तो हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग को। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? कुछ नहीं सर, ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, या तो मैक्सिमाइज करते हैं या फिर मिनिमाइज करते हैं। किसको? प्रॉफिट को या फिर कॉस्ट को। अब उसका एक सच टाइप है, एक अलग प्रॉब्लम है, उसका एक हम सब कैटेगरी बोल सकते हैं जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, किसको? प्रॉफिट या फिर कॉस्ट को करने की मेथड है, वो हम आज पढ़ने वाले। देखो ना, ऑप्टिमाइजेशन करने के बहुत सारी मेथड होंगी, लेकिन उसमें से एक लीनियर प्रॉब्लम मेथड भी है। लीनियर प्रॉब्लम टाइप की एक प्रॉब्लम बनती है, उस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमारे सिलेबस में, तो आज हम उसको कवर करने वाले। या देखिए, मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मैथमेटिकली प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेशन करते हैं यहाँ पर समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ टेबल। जो एक जो है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, एक्स जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो नंबर ऑफ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वाई बी द नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ चेयर को वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट द डीलर बाय, जितना जो डीलर है उसको बाय कर रहा है, तो वो मान लीजिए एक्स नंबर ऑफ टेबल खरीद रहा है और वाई नंबर ऑफ चेयर्स वो खरीद रहा है। ऑब्वियसली एक्स एंड वाई मस्ट बी नॉन नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सर, आपने ये जो यहाँ पर लाइन लिखी उसका हम भी समर्थन करते हैं। क्या होता है कि आप खुद सोच के देखो, आप किसी दुकान पर गए और आपने चेयर परचेस की, तो चेयर परचेस की तो क्या आप मान लो मिनिमम कितनी परचेस करोगे? सर मिनिमम तो 1 परचेस कर सकते, 1 ही कर सकते ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने 0 चेयर परचेस की, ऐसा कहीं सुना है कि नहीं सर? नहीं सुना। तो मिनिमम 1 परचेस करेंगे, 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 के ज़्यादा हम कितनी करेंगे वो हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर हमें चेयर खरीदनी ही है और वहाँ पर हम गए तो हम मिनिमम तो 1 ही खरीदेंगे, है ना। हाँ 1 ही खरीदेंगे तो ठीक है, नंबर लाइन बना दीजिए। सर ये रहा 0, ये रहा 1 2 3 अप टू 3 डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फाइनाइट को। ठीक है, क्या नेगेटिव नंबर ऑफ चेयर खरीद सकते हो? नहीं सर, कैसी बात करो, नेगेटिव नंबर ऑफ चेयर कैसे खरीदेंगे? ठीक है भाई, क्या 0 नंबर ऑफ चेयर? नहीं सर, हमें खरीदना ही है चेयर, तो ऑब्वियसली मिनिमम 1 तो खरीदेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि 0 खरीद ली हमने चेयर और हमने बोल दिया कि हाँ हमने चेयर खरीद ली, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। 1 तो खरीदेंगे। 1 से राइट हैंड साइड की ओर वैल्यू जा सकती है। तो सर एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी। तो देखो x क्या था? नंबर ऑफ टेबल, तो नंबर ऑफ टेबल क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव में क्या क्या आते हैं? सर नॉन नेगेटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू तो आती है साथ में, उसके साथ में 0 को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं तो नॉन नेगेटिव बन जाता है। अरे नंबर सिस्टम है क्लास 9 वाला, क्लास 9 में आपने पढ़ा है ना नॉन नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं? हाँ सर पढ़ा है। नॉन नेगेटिव मतलब नंबर लाइन में से नेगेटिव नंबर को हटा दो। तो नंबर लाइन में से जैसे नेगेटिव नंबर को हटाएंगे तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव बचेंगे। पॉजिटिव 1 2 3 4 से लेकर अप टू इन्फाइनाइट है भाई, ना तो 0 जो है वो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। उन्होंने बोला है नॉन नेगेटिव, मतलब नंबर लाइन में से नेगेटिव को हटा दो। तो नेगेटिव कौन से? -1 -2 -3 से लेकर माइनस इन्फाइनाइट, उसको हटा दो, क्या बचे? 0 से लेके इन्फाइनाइट। देखो ना 0 से बड़ी वैल्यू, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आगे आपका पास कौन सा केस कि जो नंबर ऑफ टेबल रहेंगे नॉन नेगेटिव रहेंगे। नंबर ऑफ चेयर के बारे में क्या कहूँगे? सर उसमें भी सेम सिनेरियो बनने वाला है, वो भी क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होने वाला है। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। क्या कहेंगे? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। सो जब हम ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम करेंगे आगे सॉल्व, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट ऐसे दिखाई देंगे। क्यों भैया ये क्यों दिखाई देंगे? तो आप खुद सोच कर देखो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपकी है और उसमें मान लीजिए आप कोई एक चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए आपकी फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, आप फ़ोन बना रहे हैं और एक साइड टेबलेट बना रहे हैं, है ना। तो फ़ोन क्या होंगे? अब ऑब्वियसली आपकी कंपनी तो आप फ़ोन बनाओगे, तो क्या बोलोगे आप? सर उसकी वैल्यू या तो मिनिमम हम 1 फ़ोन बना देंगे या फिर 1 से ज़्यादा। तो ये वाला केस बन गया। मान लीजिए जो एक से नंबर ऑफ फ़ोन को, मतलब स्मार्टफोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो है नंबर ऑफ टेबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? दोनों क्या रहेंगे? नॉन नेगेटिव रहेंगे। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जितने भी ऑप्टिमाइजेशन के आगे प्रॉब्लम आने वाली है वहाँ पर हमें नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट मिलने ही वाले। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट के बारे में अगर कोई डाउट हो, जितना मैंने चाहा, मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी यदि कोई डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए ना। तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट क्लियर हुए, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अरे भैया आपका ऑब्जेक्टिव है क्या है? मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है? किसको? कॉस्ट को
या फिर प्रॉफिट को। तो वहाँ पर भी एक इक्वेशन बनने वाली है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई, तो जनरल फॉर्म है। क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा मैक्सिमम z मतलब z को मैक्सिमाइज कीजिए, मिनिमाइज z मतलब z को मिनिमाइज कीजिए, तो वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आते हैं कॉन्स्टेंट्स। वो क्या था? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, ये है भैया कॉन्स्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? ये है कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। तो आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, x जो है वो नंबर ऑफ टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है नंबर ऑफ चेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो c टाइम्स ऑफ x प्लस d टाइम्स ऑफ y लेस देन इक्वल टू e है। एक पहली इक्वेशन हमें ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन है f टाइम्स ऑफ x प्लस g टाइम्स ऑफ y लेस देन इक्वल टू h। तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे। ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर फिर से उन्होंने जिक्र किया है, जो x और y जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। समझ में आपको? ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आपको ये 3 स्टेप दिखाई देंगे। पहला तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिखाई देगा, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है फिर मिनिमाइज करना है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आएगा कॉन्स्टेंट्स, इस टाइप की इक्वेशन 2 या 3 जितने भी है उनको देना होगा वो दे देंगे आपको, ठीक है। फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हो, फिर कांस्टेंट बोल सकते हो इसको, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स या फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, दोनों चीज़ें सेम है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तीनों चीज़ आपको दिखाई देंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हाउ टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो सर आपने बता दी इस टाइप से दिखाई देंगी, सॉल्व कैसे करें इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन तो वही बनता है ना, सॉल्व कैसे करें। तो ठीक है, जो पिछला वाला एग्जाम्पल था उसी को मैं यहाँ फिर से लिखूंगा। मान लीजिए कि वहाँ तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z था, हम लिख देते हैं कि मैक्सिमाइज करना है आपको, किसको? z को। क्या था? ax प्लस बी वाई था। मैक्सिमाइज ऑफ z मतलब z की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, ax प्लस बी वाई। उनने आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर आपको डीलर है या फिर जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उस पर यदि इक्वेशन बन रही है और इसको आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। या तो प्रॉफिट हो सकता है एक्स और वाई से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर एक्स और वाई क्या कोई क्वांटिटी हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली हो, तो उससे आपको कॉस्ट का पता चल सकता है कि एक्स को इतनी क्वांटिटी बनाने में, वाई को इतनी क्वांटिटी बनाने में मैक्सिमम इतनी कॉस्ट लगने वाली या फिर मिनिमम इतनी कॉस्ट हमको लगेंगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आया, ये हो गया। फिर आता है c टाइम्स ऑफ x प्लस d टाइम्स ऑफ y लेस देन इक्वल टू e। एक मिनट चेक करने दो, यही है ना हमारे पास, cx प्लस dy लेस देन इक्वल टू e, fx gy लेस देन इक्वल टू h। हाँ यही था, क्योंकि पिछली वाली प्रॉब्लम को बेस बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब सीखेंगे एल्गोरिथम। ये एक्चुअली एल्गोरिथम है, मैथमेटिक्स में एल्गोरिथम जैसा वर्ड आता नहीं है। एक्चुअली एल्गोरिथम जो है ना वो कीवर्ड है, हम या फिर कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी है कोडिंग से रिलेटेड। एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हाँ इस फ्रेमवर्क में ही ये चीज़ें फिट बैठेंगी और इससे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एल्गोरिथम का सीधे से मतलब ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। मैथमेटिक्स में होता है ना, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। जैसे हमने देखा था ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से इस प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या कहलाएंगी? एल्गोरिथम 1 कहलाएंगी, ये समझ लो आप। बाकी और मेथड है उसको एल्गोरिथम 2, 3 आप दे सकते हो ना। तो एल्गोरिथम से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम है कि कम टाइम में कम स्पेस में हम चीज़ों को कर दें। हाँ, अगर वो बात अलग है क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोल दिया कि लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो बात अलग है ना। लेकिन अगर वो जिक्र ही नहीं कर रहे कि भैया इस मेथड से करो, तो हम क्या करेंगे? सबसे शॉर्ट वाली मेथड लगाएंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए। टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगा। तो टाइम और स्पेस ये दो को कम करने के लिए एल्गोरिथम कोडिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम एल्गोरिथम फॉर्म करेंगे एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं। अब बताओ एक्स क्या है? सर एक्स जो है वो क्वांटिटी है, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टेबल। वाई क्या है? नंबर ऑफ चेयर। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉरी मैंने लेस देन इक्वल टू बोल दिया, मतलब लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है? सर ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉन्स्टेंट्स ये रहे, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट ये रहे, है ना।
और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन सर वो इसे भी दोनों ही सेम है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन नॉन नेगेटिव कांस्टेंट दोनों ही सेम है। तो ये चीज़ इतनी आ गई। अब सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ देखिए स्टेप 1 आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, जो आपके कांस्टेंट है ना, हाँ सर कांस्टेंट है, यहाँ पर इनइक्वालिटी जो भी इनइक्वालिटी लिखो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको इक्वेशन में चेंज कर दो। कैसे करोगे, यहाँ जो भी इनइक्वालिटी हो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन हटा के इक्वल पुट कर दो, इक्वेशन बना दो। इसको इक्वेशन बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हैं। ये हो जाएगा cx प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई और fx प्लस जी वाई इज इक्वल टू h। इज इक्वल टू h, ये दो चीज़ आपके पास हो गई। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास आ गई। तो आपका बन गया स्टेप 1। सर अब क्या करना है, अरे भैया दो इक्वेशन आ गई ना, हाँ सर दो इक्वेशन आ गई। तो क्या मुझे बता सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लास 9 में पढ़ा है ना आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की कितनी मेथड थी सर, एक तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरी एलिमिनेशन, थर्ड थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फोर्थ थी क्रेमर्स रूल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन का। अरे जरूरी नहीं इस फॉर्म में आएंगी, मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 9, इस टाइप की इक्वेशन आ गई है ना। दो कर सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ सर कर सकते। ज़्यादा लोड मत लो, जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने में इस इक्वेशन के, आगे क्वेश्चन आएगा ना मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो वहाँ पर आप पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, मैं सिखाऊंगा। कुछ बच्चों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता होगा, तो आप क्या करोगे स्टेप 2 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या करोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे। किस में करेंगे, x और y है ना, तो कार्टेशियन सिस्टम ले लोगे x और ये हो गया y। अब मान लीजिए आपने x और y का ले लिया कार्टेशियन सिस्टम, और हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 ये रही, इसको मैं नाम दे देता हूँ यार कुछ, है ना, इसको नाम देना बेहतर होगा। तो आप बोलोगे सर ये जो इक्वेशन 1 है ये लाइन 1 है, इक्वेशन 2 लाइन 2 है। तो मान लीजिए कि जो हमने इक्वेशन 1 बनाई वो कुछ ऐसी बन रही है, और इक्वेशन 2 जो हमने बनाई वो कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है भैया, तो इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही, इसकी इनइक्वालिटी ये रही, क्या है लेस देन इक्वल टू। तो आप बोलोगे सर लेस देन इक्वल टू वाला रीजन बोला इन्होंने, तो लेस देन इक्वल टू मतलब ये वाला रीजन नीचे की ओर जाएगा, ये L1 से नीचे की ओर। ठीक है भैया, ये रहा L1 से नीचे की ओर चले गए। L2 के लिए क्या बोला था सर, ये रहा L2 की इनइक्वालिटी थी वो भी लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो ये वाला रीजन बन गया लेस देन इक्वल टू। ठीक है भैया, ये बन गया आपका लेस देन इक्वल टू। अब आप बोलोगे सर इससे तो कुछ निकल ही नहीं पा रहा है, ऐसा कौन सा रीजन है दोनों में कॉमन है। तो आप बोलोगे सर ये वाला रीजन, ये वाला रीजन मिला, हाँ सर। तो अगर मैं बोलूँ तो ये लाइन इधर जा रही हूँ, ये लाइन इधर जा रही है, ये पूरा का पूरा रीजन इसमें आ गया। ठीक है, आ गया। अब वो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब क्या है सर, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हमें गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करूँ तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको सर ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 लाइन कहाँ पर है, ये रही सर y एक्सेस। उन्होंने बोला है कि ये जो x इक्वल टू 0 लाइन है, अरे x इक्वल टू 0 की लाइन को बोलते हैं ना, इसको बोलते, हाँ सर ये रही। इस पे क्या चाहिए, इनइक्वालिटी फॉर्म में ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये वाला रीजन चाहिए सर हमें, ये वाला रीजन। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये रीजन मिल गया। तो इधर देखो आप कौन सा रीजन कंसीडर करोगे, आप बोलोगे सर ये वाला रीजन ही अभी भी कंसीडर होगा। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लाइन 1 लाइन 2 की जो इनइक्वालिटी वो इस रीजन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर मैं वाली इक्वेशन की बात करूँ तो y इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगी सर, यहाँ मिल जाएंगे y इक्वल टू 0, ये वाली लाइन क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है y। तो आप क्या बोलोगे सर ऊपर जाएंगी ये लाइन, ये। तो आपको फिजिबल रीजन देखो, अब एक वर्ड आ गया फिजिबल रीजन और नॉन फिजिबल रीजन। तो पहले तो समझो कि बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो आप बोलोगे सर ये रीजन मिल गया, ठीक है, क्या ये बाउंडेड है, नहीं सर बाउंडेड नहीं है, तो नीचे की ओर जाते जा रहा है, ये तो अनबाउंडेड हो गया। तो ये जो रीजन मिला है
ये कहलाएगा फिजिबल रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिजिबल रीजन कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपको रीजन निकालना है। फिर सर आगे क्या करना है? रीजन तो हमको पहले भी निकालते आता था। देखिए आगे आपको क्या करना है, ये रीजन निकाल लिया आपने, हाँ सर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? हाँ सर, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। ये जो L2 लाइन है ये Y को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। और कहाँ कहाँ कर रही है इस रीजन में? सर और कहीं तो नहीं हो रही है, 2 ही पॉइंट निकल रहे। इस 2 पॉइंट पे आप देखो कि जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मैक्सिमम जेड, इस पर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? 2 पॉइंट मिल गए ना आपको? हाँ सर ये 2 पॉइंट मिल गए हमको। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेंगी ये चेक करो। पहले वाले पॉइंट को पुट करो एक्स और वाई की जगह, फिर दूसरे वाले पॉइंट पुट करो एक्स और वाई की जगह, फिर देखो कि कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन आपको एक बात तो बता देता हूँ, आगे वैसे थ्योरम आने वाली है ना इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये क्या है? अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन है तो यहाँ पर हमें ना मिनिमम मिलेगा, मतलब ना मिनिमाइजेशन मिलेगा, ना ही मैक्सिमाइजेशन मिलेगा। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। हाँ बाउंडेड रीजन अगर मिल जाता, मान लो एक केस कुछ ऐसा बन रहा है कि लाइन कुछ ऐसी थी और ऐसी थी, तो ये आपको मिल गया फिजिबल रीजन, ये वाला। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा है ना कैसे मिलेगा फिजिबल रीजन, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये आपको मिल गया फिजिबल रीजन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं सर? एक तो यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। तो ये 5 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, उसको पुट करो किसमें? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना क्वेश्चन खुद बताएगा। अगर मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है, मिनिमाइज करना है तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है। ये क्या है? बाउंडेड रीजन है। बाउंडेड रीजन है तो ऑब्वियसली मिनिमाइज में मिलेगा, मैक्सिमाइज में मिलेगा। आया समझ में आपको? ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं सीधे एक प्रॉब्लम पर और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एल्गोरिथम हमने पढ़ लिया, बेसिक सारी चीज़ हमने कवर कर ली है, क्वेश्चन करना बाकी रह गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से अच्छा खासा आइडिया मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहां देखिए क्या बोला गया है, सपोज वी हैव टू मैक्सिमाइज। हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना। देखो उन्होंने बोल दिया मैक्सिमाइज, यही चीज मैं बोल रहा था आपको दिखाई देंगी। किसको करना है? मैक्सिमाइज जेड को, मतलब जेड की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी। तो ये बन गया आपको कौन सा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द कांस्टेंट आर, कांस्टेंट उन्होंने बोल दिया भैया कांस्टेंट ये है x + 4y ≤ 24, 3x + y ≤ 21 एंड x + y ≤ 9। ठीक है, ये बोल दिया उसने। आपको 3 कांस्टेंट दे दिए गए और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या फिर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बोल दिया गया x > 0 y > 0। ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? ये जो हमारे पास कांस्टेंट है ना, इसको इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है भैया, इक्वेशन बना लेते हैं। क्या है? x + 4y इक्वेशन = मतलब इक्वल का साइन आ जाएगा 24। यहाँ पर 3x + y = 21, x + y = 9। ये आ गया आपके पास, ये आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे सर? इक्वेशन आ गई है तो इसको तो हम बड़ी आसानी से कार्टेशियन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, राइट हैंड साइड में कौन कौन सी वैल्यूज है? 24, 21 और 3, मतलब सॉरी 9। ये किसके मल्टीपल है सर? ये तो 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं। तो जो हम कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, देखो मैंने ये सब चीज़ें क्यों देखी, क्योंकि जो हम कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, बनाने दो एक बार मुझे। जब हम कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, हाँ कार्टेशियन सिस्टम जब भी बनाएंगे हम, तो यहाँ पर जो हमें यूनिट लेना है, जैसे आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से ऊपर भी अपने नीचे सारी वैल्यू ले ली, लेकिन वो इक्वेशन को आप पुट ही नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सब 3 के मल्टीपल है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे कि भैया ये 3 है। फिर क्या आएगा? मल्टीपल लिखते हैं 3 के, 6 9 12 15 18 21 24 तक आ रहा था ना, 24 तक लिख दिए। यहाँ पर कीजिए
ये भी हो गया, है ना। अब 1 बाय 1 करके इक्वेशन को इस पर रिप्रेजेंट कीजिए। अब देखो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान सा तरीका आपको मैं बताता हूँ, है ना। क्या करना है, सबसे पहले L1, मान लो ये L1 है, L1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सिखा देता हूँ मैं। L1 क्या है, x + 4y = 24। हाँ सर ये रहा x + 4y = 24। तो एक काम करो, एट x एक्सिस, जब ये लाइन है इसमें x और y दोनों वेरिएबल है तो ऑब्वियसली ये x एक्सिस से भी पास हो रही है, y एक्सिस से भी पास हो रही है। अगर ये लाइन एट x एक्सिस से जब पास होंगी तो उस पॉइंट पर मान लो इस तरीके से पास हो रही है, x एक्सिस है यहाँ पर, तो इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखूंगा मैं, सर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो आएगा, y 0 रहेगा। क्या रहेगा, y 0 रहेगा एट x एक्सिस, y क्या रहेगा 0। तो y को जैसे 0 पुट करेंगे x की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 24, और y क्या है 0। कोऑर्डिनेट क्या मिले सर x, y, मतलब 24, 0। तो L1 का पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला 24, 0। 24, 0 कहाँ होगा सर यहाँ पर 24, 0, ये मिल गया, ठीक है 24 मिल गया, 0, ये L1 की बात हो रही है। अब यदि मैं बोलूँ एट y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या सिनेरियो होगा, तो आप बोलोगे सर y एक्सिस पे क्या होगा कि y एक्सिस पे x = 0 होता है, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 4y = 24, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, y = 6, y = 6। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 0,6, क्या मिल गए 0,6। अब बताओ 0,6 कहाँ है, 0,6 कहाँ है सर 0,6 तो ये रहा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0,6 यहाँ मिल गया हमें। तो लाइन सर L1 कैसे बनी, ध्यान दो, है ना, बोर्ड पे ध्यान दो। लाइन L1 बना के दिखाता हूँ मैं आपको, वाइट वाला, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। L1 मैं आपको बना के सिखाता हूँ कैसे बनेंगी। दोनों पॉइंट को मिला दो, इधर इसको भी एक्सपांड कर दो, ठीक है, ये एक्सपांड हो गई लाइन। तो आपको ये L1 लाइन मिल गई है, ये लाइन का नाम है L1, याद रखना। तो ये L1 लाइन बन गई है। और L1 लाइन की इक्वेशन क्या थी सर, L1 लाइन की इक्वेशन थी x + 4y = 24। ठीक है भैया, x + 4y = 24 मैंने लिख दिया। L2 लाइन, सर L2 लाइन हमारे पास थी 3x + y = 21। ये आ गया। अब बताओ क्या करेंगे हम, सर सेम जो मेथड हमने L1 के साथ यूज़ की थी यहाँ यूज़ करेंगे। एट x एक्सिस, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो जैसे मैं y = 0 पुट करूँगा यहाँ पर, तो y वाला टर्म 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 21, 3x = 21, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दो, x = 7, 7 मिल गया। अब सर एट y एक्सिस देख लेंगे, क्या रहेगा x 0, एट y एक्सिस x = 0 रहेगा, ठीक है, x = 0। जैसे x के लिए 0 यहाँ पुट करूँ क्या मिलेगा 0 + y = सर 21, y = मिल गया 21। क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू कितनी है 0। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं x, y, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू है 0। यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर पहले x आएगा, x क्या है 0, y कितना है 21। सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट करो 7, 0। अच्छा 7 आ गया, तो 7, 0 तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। हाँ सर 7, 0 तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 7, 0 कहाँ मिलेगा सर, यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ पर, यह है 7, 0। ठीक है भैया 7, 0 मिल गया। फिर 7, 0 मिल गया, 0,21, 0,21, तो 0,21 सर यहाँ मिलेगा 0,21। ठीक है भैया 0,21 भी बना लेते। अब हमें क्या करना है, ये जो दो पॉइंट है ना इन दोनों को मिला दो। तो आप बोलोगे सर लाइन यहाँ से चलना स्टार्ट होंगी, यहाँ से पास होके आगे चले जाएंगी और यहाँ से भी पास होके पीछे की ओर आ जाएंगी। तो ये हमें लाइन मिल गई। कौन सी लाइन है ये सर, L2 लाइन है।
ठीक है, L2 लाइन में लिख देता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, है ना, नीचे तो स्पेस नहीं है। L2 लाइन की इक्वेशन क्या थी सर? L2 लाइन की यदि हम इक्वेशन देखें सो 3x + y = 21। ये मिल गई, ये L2 लाइन मिल गई। सर एक और लाइन बची है L3, उसे ही बना देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सारी लाइन तो हमारे बनाने का काम हो ही जाएगा, तो सिर्फ हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर लाइन वाला काम तो हो ही गया। L3 क्या है? x + y = 9। मैं बोलूँगा 8x एक्सिस, 8x एक्सिस y क्या होता है? 0 होता है। जैसे y की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या मिलेगा सर? x + 0 = 9, x = 9। कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? x, y। x की वैल्यू क्या है? 9, y की वैल्यू 0। सर ये तो आसानी से मिल गया। एट y एक्सेस, y एक्सेस में क्या होगा सर? एट y एक्सेस x 0 होगा। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस y = 9, y = 9। आपको y की वैल्यू 9 मिल गई। कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? x, y। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 9 है, ये मिल गए। तो 9, 0 बताओ कहाँ होगा? तो आप बोलोगे सर 9, 0 तो ये रहा, ये रहा 9, 0। ठीक है, और 9, 0 मिल गया। 0,9, 0,9 कहाँ होगा सर? 0,9 तो यहाँ होगा। ठीक है, 0,9 मिल गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट से सर एक लाइन पास करवा दीजिए। तो लाइन यहां से चलना स्टार्ट होगी, यहां से पास करेंगे। ठीक है, ये रही। कौन सी लाइन है ये सर? ये जो लाइन है वो है L3। यहां लिख देता हूं मैं L3, और L3 की इक्वेशन क्या थी? x + y = 9 थी ना? हाँ सर, x + y = 9 थी। तो भैया ये तीनों लाइन आपको मिल गई है। अब क्या करेंगे हम? यहां समझिए, इक्वेशन थी ना? हाँ सर। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है? इक्वल की जगह हमने इक्वल लिखा, उसकी जगह क्या था? <= 24। इक्वेशन क्या थी? <= तो इक्वेशन 1 कहाँ है? <= इक्वेशन 1 मतलब लाइन 1 ये रही सर, ये वाली। <= मतलब इसके नीचे की ओर वाला रीजन। तो आप बोलोगे सर नीचे की ओर चलते हम। ठीक है, चल गए नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर चलते जाओ। ये हो गया, ये आ गया है ना? अब पेन का कलर चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरा रीजन भी हमें कवर करना है। और यदि मैं L2 लाइन को बोलूँ तो आप बोलोगे सर L2 लाइन ये रही, और यहाँ पर था, यहाँ पर भी <= है। तो भैया L2 लाइन में भी <= देखना है, तो L2 लाइन कहाँ है सर? L2 लाइन ये L3 है, L2 ये रही, ये रही L2, इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर, मतलब लेस देन रीजन। तो आप बोलोगे सर ये बन गया लेस देन रीजन, ये हो गया। अब बचा है लास्ट वाला L3। सो लाइन 3 x + y = 9, यहाँ पर इनइक्वालिटी कौन सी थी? यहाँ पर भी सर <= है। तो भैया जो L3 लाइन है कौन सी है सर? ये रही L3, इसमें भी <= रीजन चाहिए, मतलब लेस देन रीजन चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर ये जो L3 लाइन है उसके भी लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम आएंगे। आते जाइए, अब मुझे ये देख के बताओ कि कौन सा रीजन ऐसा है जहां पर तीनों लाइन इंटरसेक्ट, मतलब तीनों लाइन का रीजन मिल रहा हो। पहले वाली में तो ये वाला रीजन मिल रहा है, दूसरी वाली में हाँ सर ये दो लाइन 1 लाइन 2 दोनों को मिल जा रहे हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पर सर देखें तो आप बोलोगे कि सर ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रुको, इसको हम वाइट से बना देते हैं ना। ये वाला रीजन सर आप यदि देखो, ये वाला, तो इसके नीचे वाले रीजन में तीनों लाइन आ रही है। सर फिर तो ये अनबाउंडेड बन गया। नहीं भैया, अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं है, आधा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हुआ अभी तो। यहाँ देखो क्या बोला है उन्होंने, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या फिर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट क्या है? x > 0, y > 0। आ जाओ इधर,
फिर से सॉल्व करो इसको। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर मैं इनइक्वलिटी का इक्वल का साइन लिख दूँ तो सर ये तो x इक्वल टू 0 लाइन बन गई, y इक्वल टू 0 लाइन बन गई। अब बताओ मुझे x इक्वल टू 0 कहाँ होगा? सर x इक्वल टू 0 लाइन तो ये रही। अगर मैं इसका इनइक्वालिटी फॉर्म देखूं तो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगी? सर जब ये वाला रीजन कवर हो, ये वाला। तो भैया इस साइड मुझे चलना पड़ेगा, चल जाइए इस साइड। तो जैसे आप इस साइड चलोगे, अब बताओ कौन सा रीजन जिसमें ये चारों चीजें मिल रही है? तो आप बोलोगे सर ये वाला रीजन तो हट गया, ये वाला आ गया पूरा का पूरा। तो अब ये वाला कर्व दिख रहा है आपको, लेकिन अभी भी एक आपका नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बाकी है। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कहाँ होगा? सर ये रहा y इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ये रहा y इक्वल टू 0। अब उन्होंने बोला है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा? ऊपर की ओर। तो आप बोलोगे सर ये ऊपर की ओर लाइन जाएंगी। मुझे पता है चीज़ें बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गई हैं, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ना, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर जो नीचे की ओर रीजन जा रहा था अभी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यही वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन दिख रहा है यही हमारा फिजिबल रीजन है, और यही हमारा बाउंडेड रीजन भी। देखो बाउंड्री बन गई है वहाँ पर। सर ठीक है बाउंड्री तो बन गई है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। हाँ भैया आंसर तो नहीं आया है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, इसको यदि हम कॉपी करके पेस्ट करें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये इतना एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो ये क्या था सर? ओरिजिन। ठीक है, ओ नाम दे दो, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। बाकी के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। ठीक है भैया, निकाल लेंगे ना, यही है ना। क्या ये वाले कोऑर्डिनेट आपको पता है? हाँ सर ये तो पता है, 9,0 है। ये तो क्या है? 9,0 है। देखो ना ये 9,0 है। लाइन 3 वाले इक्वेशन तो 9,0, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,0। तो भैया एक और कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। क्या ये वाला कोऑर्डिनेट बता सकते हो? हाँ सर ये जो कोऑर्डिनेट है ये लाइन 1 का है। लाइन 1 का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,6। क्या है? 0,6। तो यहाँ पर आ जाएगा 0,6। अब सर ये बी वाला बाकी रहेगा, ये वाला बी वाला अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो बी वाला मिल जाएगा तो आपको आसानी से। बी वाला देखो कौन कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट करा था। आप बोलोगे सर ये वाली जो लाइन है ये तो L3 है, ये पास हो रही है, और एक ये वाली लाइन पास हो रही है सर L1 और L3। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है वो L1 एंड L3 का है। तो L1 एंड L3 भैया लेकर आओ L1 एंड L3 को। L1 एंड L3 इक्वेशन क्या थी सर? L1 थी x प्लस 4y इक्वल टू 24, और L3 आपके पास है, ज्यादा ही पीछे आ गए हैं ना। हाँ सर ये रहा L3, ये रहा x प्लस वाई इक्वल टू 9। सर ये दोनों के दोनों इक्वेशन आ गई, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन लगा देंगे, सबट्रैक्ट करो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 4y माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? 3y। और 24 माइनस 9, सर 24 में से 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। 15 मिला में। ठीक है 15, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है भैया, y की वैल्यू 5 मिली, दो कोऑर्डिनेट आएंगे, y की वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू 5। आप क्या करो, कोई से एक इक्वेशन में पुट कर दो। सर L3 में पुट करेंगे, वहां से आसानी से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू क्या है? 5, कर दीजिए पुट। x की वैल्यू सर 4 आ गई, तो कोऑर्डिनेट क्या मिले? 4,5। क्या मिले? 4,5 मिल गए। ठीक है भैया, ये वैल्यू मिल गई। अब आगे क्या करना है? अब क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व होगा, बताता हूं मैं ना आपको। इस फिगर को फिर से यहां बना रहा हूं मैं, कुछ ऐसा ही फिगर है। जीरो कॉमा 0,6,
और 9,0। ठीक है सर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए हमें क्या करना था, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था क्या सर, यदि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखें सो हमें मैक्सिमाइज करना था z इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, z इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। मैक्सिमाइज करना था z इज इक्वल टू 2x प्लस 5y को। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे बढ़िया सा। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो ठीक है, ये 5 पॉइंट का बन जाएगा, मतलब 5 आपके पास एक ब्लॉक बनेंगे। यहाँ पर पॉइंट ओ कोऑर्डिनेट ए बी सी 4 ही है। चलो ठीक है, 4 ही है तो लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, मेरे को लगा 5 है। ठीक है, 4 हो गए। और यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ पर आएंगे आपकी जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, ओ क्या है 0,0। तो 0,0 को आप इसमें पुट कर दो x और y की जगह। सर x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। सही, 0 ही आएगा। फिर a की वैल्यू क्या है 0,6, पुट करो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6, सर ये हो जाएगा 0 प्लस 30, ये हो गया 30। तो यहाँ पर आ गया 30। फिर b पुट करो, b क्या है, 1 मिनट, a यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0,6। b क्या है 4,5। तो जैसे आप b की वैल्यू 4,5 यहाँ पुट करोगे, z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, 8 प्लस 25, 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 33। 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 33। ठीक है भैया, ये वैल्यू आ गई। अब सर सबसे लास्ट वाला बचा है वो है c है 9,0, पुट कर देंगे 9,0। तो 9,0 जैसे पुट करेंगे z इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 9, 5 इंटू 0, 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर आ गया 18। भैया ये वैल्यू आपको मिली है। करना क्या था सर, मैक्सिमाइज करना था। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है सर, मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ मिल रही है हमको, ये रही 33। तो भैया इस कॉलम को उठा लीजिए, मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको 33 वैल्यू मिलेगी। किस किस पर मिलेंगी सर, 4,5 पर। तो ठीक है भैया, 4,5 पर आपको मैक्सिमम ऑफ जेड क्या मिल रहा है 33। 4,5 क्या है सर, 4x की वैल्यू है, 5y की वैल्यू है। x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 पर आपको मैक्सिमम जेड की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 33 मिल जाएंगी। अगर जेड प्रॉफिट वाला फंक्शन है तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल जाएगा 33। अगर कॉस्ट वाला फंक्शन है तो मैक्सिमम कॉस्ट क्या मिल जाएंगी 33। समझ में आपको कैसे निकालना है। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू जेड की आ गई 33, किस पर, x की वैल्यू 4 पर, y की वैल्यू 5 पर। समझ में आपको, क्वेश्चन आसान था। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। वैसे आगे भी और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, और एक क्वेश्चन तो देखना आपको होमवर्क देने वाला हूँ मैं, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन तो आपको मैं अपने साइड से होमवर्क जरूर दूंगा। तो आपको समझ में आया क्या प्रोसेस थी। चलो एक बार फिर से थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ मैं। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, फिर आपके पास कांस्टेंट होंगे, ठीक है सर, फिर आपके पास नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या फिर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बोल सकते हो आपके पास होंगे। इसे एज इट इज लिख रहे हैं तो सबसे लास्ट में यूज आएगा। या आपके पास जो कांस्टेंट है उसको इक्वेशन के फॉर्म में बदल लो। हाँ सर, हमने बदल लिया। फिर इक्वेशन के फॉर्म में बदलने के बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर जो कट कर रहा है पॉइंट वो फाइंड कर लीजिए और इस तरीके से ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, कर लिया। फिर जो इनइक्वालिटी उसके हिसाब से इसका रीजन देख लीजिए और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की मदद से आप इसका बाउंडेड रीजन बन रहा है तो बनाइए, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। हमारा केस में बाउंडेड रीजन बन गया, बना लिया। अभी जो कॉर्नर पॉइंट जो मिल रहे उसकी वैल्यू निकाल लीजिए सॉरी। तो कॉर्नर पॉइंट के साथ हमने वैल्यू निकाल ली। कुछ वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी थी, कुछ वैल्यू में फाइंड करना थी, जैसे ये वाली। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है
ये वाली लाइन है, ये लाइन है L1 और ये जो लाइन है ये L3, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हमने क्या करा, L1 एंड L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। तो हमें B की वैल्यू मिल गई। टेबल बनाइए, जितना आपके पास कॉर्नर पॉइंट है उसको पुट करिए यहाँ पर और इनकी वैल्यू को Z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दीजिए। हमें चाहिए था मैक्सिमाइज, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है सर, 33 मिल रही है। इस कॉलम को पिक करिए, ठीक है, मतलब इस रो को पिक करिए। फिर क्या बोलेंगे सर, मैक्सिमम Z इक्वल हो जाएगा 33 के इक्वल एट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 पर। आया समझ में? आसान था ना क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो मैंने उसका जो आंसर था ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था एक्चुअली, उसका आंसर पर मैंने यहाँ पर आपको जो आंसर एनसीईआरटी में गिवन था उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। अब यहाँ देखिए, यही रीजन बन रहा है कि हमारा फिजिबल रीजन? हाँ सर, बन तो यही रहा है। देखो यही वाला रीजन बन रहा है, ग्राफ में देखूँ यही वाला रीजन बन रहा है। तो मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको पता चले कि हमने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी, कुछ अलग नहीं पढ़ा है, सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर मैंने बनाने की कोशिश की। हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ठीक है, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको भी अच्छा खासा ग्राफ बनने लग जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट मिल गए थे 4,5, 0,6, सारे पॉइंट हमारे भी सेम थे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कैसे करना है? आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 1 क्या बोला गया, लेट R बी दी फिजिबल रीजन। R क्या है? एक फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन आप देख ही चुके हो, कॉन्वेक्स पॉलीगन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड लेट Z इज इक्वल टू ax प्लस by बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ ठीक है, ये भी हमें पता है। व्हेन Z हैज दी ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम या फिर आप कह सकते हो मिनिमम, वेयर दी वेरिएबल x एंड y subject to constraint described by linear inequalities. This optimal value must occur at the corner point vertex of the feasible region. ये हम चीज़ कर आ चुके। हम जब फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे ना, तो उसमें जो कॉर्नर पॉइंट होंगे, जैसे हमारे केस में ये रहे कॉर्नर पॉइंट, ये हमारा फिजिबल रीजन, इसके हमने कॉर्नर पॉइंट निकाल लिया। तो जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है सर, वहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेंगी वो हमारा क्या रहेगा, वो वहाँ से हमें कॉर्नर पॉइंट से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगा, वहीं पर हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिलने वाली। क्या मिलने वाली? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आपको कॉर्नर पॉइंट निकालना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन की मदद से करवा चुका हूँ। तो ये थ्योरम 1 में लिखा हुआ है। देखिए थ्योरम 1 में क्या बोला गया, सॉरी 2 में क्या बोला गया है, लेट R बी दी फिजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। R क्या है? फिजिबल रीजन है फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड Z इज इक्वल टू ax प्लस by बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इफ R इज बाउंडेड देन दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर बाउंडेड रीजन है तो भी आपको दोनों वैल्यू मिलेंगी, मैक्सिमम मिलेंगी एंड मिनिमम वैल्यू भी मिलेंगी ऑन R एंड ईच ऑफ दिस अकर एट कॉर्नर पॉइंट। और ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ये दोनों को दोनों आपको कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलने वाली। सर अगर अनबाउंडेड होगा तो देखो, अनबाउंडेड हो गया ना तो आपको मिनिमम भी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम भी नहीं मिलेगा, है ना। उसकी कुछ और भी कंडीशन रहती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अनबाउंडेड आ जाएगा तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलने वाली। एक रिमार्क्स है हमारे पास, क्या बोला गया है, इफ R इज अनबाउंडेड, यदि R एक अनबाउंडेड है, देन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। देखो वही चीज़ यहाँ पर लिख दी। अगर अनबाउंडेड रीजन है तो ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, अगर अनबाउंडेड है तो। हाउएवर इफ इट एग्जिस्ट इट मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट। यदि फिर भी यदि एग्जिस्ट कर रहा है किसी केस में तो ये कॉर्नर पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगा। ये भी साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है हमारे पास? एक पॉइंट है, अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ फिजिबल रीजन इज अ पॉइंट इन द रीजन विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू बाउंड्रीज लाइन। अरे हम देख चुके, हमने भी जो केस पढ़ा था उसमें क्या बन रहा था, कुछ इस टाइप से फिजिबल रीजन बन रहा था ना। तो ये क्या थी? लाइन थी, ये भी एक लाइन थी, ये भी एक लाइन थी, यहाँ सब तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ही थे। यही चीज उन्होंने यहां पर लिखी है। देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। उसने फिर से बोल दिया कि भैया इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज करना है जेड को, जेड इज इक्वल टू आपको गिवन है 4x प्लस वाई,
सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, उन्होंने कांस्टेंट का भी जिक्र कर दिया है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन या फिर नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तो बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो हमारे पास कांस्टेंट्स है ये रहे, ये तो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। मैं कहूँगा भैया ये इक्वेशन 1 मतलब लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। अब क्या करेंगे सर, लाइन 1 के x और y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, एट x एक्सिस, एट x एक्सिस y क्या होगा, 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50। कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x कोमा y, x की वैल्यू क्या है 50, y की वैल्यू 0। आगे अब क्या करोगे सर, y एक्सिस पे जहां कट कर रहा है तो एट y एक्सिस, एट y एक्सिस, y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे 0 प्लस y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 और x की वैल्यू 0 है। कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0,50। तो देखो 50-50 का बन रहा है, तो एक काम करते हैं ना, 10-10 के इंटरवल को लेके हम क्या करते हैं, कार्टेशियन में x और y को रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0 है ना, ओरिजिन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ऐसे यहाँ पर y में भी कर दीजिए आप। बस इतना काफ़ी, बाकी आगे में लगेगा तो हम और एक्सपांड कर देंगे इसे। ठीक है, हो गया। तो L1 लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। L1 लाइन में यदि हम y एक्सेस पे देखें तो 0,50 है, तो y एक्सेस पर 0,50 कहाँ मिल रहा है आपको सर, y एक्सेस ये रहा 0,50 तो यहाँ पर है। ठीक है, x एक्सेस पर क्या चाहिए 50,0, 50,0 x एक्सेस पर कहाँ है सर, 50,0 ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट को भैया मिला दीजिए आप। तो भैया ये आपकी लाइन 1 बन के तैयार हो चुकी है। क्या है ये, लाइन 1 L1 की इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 50 थी है ना। चेक कर लेते हम, x प्लस वाई इक्वल टू 50, हाँ ये हो गया। अब देखिए सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, हाँ ठीक है, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर भी सेम x एक्सेस पर y एक्सेस वाला हम लगा के सिनेरियो हम कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकाल लेंगे। एट x एक्सिस, x एक्सेस पर y 0 होगा, जैसे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्या मिलेगा सर, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 90, 3x इज इक्वल टू 90, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दो, सो x की वैल्यू मिल गई 30 के इक्वल। कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या मिलेंगे, x, y, x की वैल्यू कितनी है 30, y की वैल्यू कितनी है 0, मिल गए। सेम यहाँ पर करिए एट y एक्सिस, y एक्सिस पर x क्या होगा 0 होगा, जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करूंगे 3 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, y की वैल्यू क्या मिल गई 90 मिल गई आपको, 90 मिल गई। कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या बनेंगे, x, y, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 90, ये आपको मिल गया L2 के लिए। सबसे पहले इसे देखो 0,90 का होगा सर, 0,90 तो यहाँ होगा, और 30,0 का होगा सर, 30,0 ये रहा 30,0। तो
तो इन दोनों के दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है। तो ये आपकी लाइन L2 बन गई, ये लाइन L2 बन गई। सो L2 लाइन थी हमारे पास, क्या थी, 3x + y = 90। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 हमारे पास लाइन आ गई। अब भैया इनइक्वालिटी के फॉर्म में रीजन फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो रीजन फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले यदि हम देखें L1 लाइन को, तो L1 लाइन में कौन सी इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू। L1 लाइन कहाँ है सर, ये रही है L1 लाइन है ग्रीन वाली, लेस देन इक्वल टू मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर आना है। तो आप बोलोगे सर पीछे की ओर जाइए, ठीक है, हम चले जाते हैं नीचे की ओर, इसके इस लाइन से जस्ट नीचे की ओर, ये हो गया। अब L2 लाइन के लिए यदि मैं इनइक्वालिटी देखूं, क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो यहां पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। L2 लाइन ये रहा लेस देन इक्वल टू मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो आप बोलेंगे सर ये वाला रीजन, अभी यदि फिजिबल रीजन बोलूं तो आप बोलोगे सर वो रीजन जिसमें दोनों लाइनें एग्जिस्ट कर रही हो, तो आप बोलोगे सर ये वाला रीजन, ये और इसके नीचे की ओर। लेकिन अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन अभी भी ये बाकी है। क्या बोला गया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 इक्वेशन के फॉर्म में, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वेशन के फॉर्म में, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 लाइन कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर x इक्वल टू 0 लाइन और कुछ नहीं है, y वाली लाइन ही है, ये रही x इक्वल टू 0, ठीक है, ये रही x इक्वल टू 0। क्या है रिस्ट्रिक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस लाइन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ मिलेगा सर, ये वाला रीजन। तो आप बोलेंगे सर इस साइड की ओर हम चलेंगे, ठीक है भैया, इस साइड की ओर चलते हैं। अब फिजिबल रीजन, तो आप बोलोगे सर ये वाला, ये और ये रीजन बन गया जहां पर तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नीचे की ओर जा रही है लाइन, सारा का सारा रीजन नीचे की ओर जा रहा है, अनबाउंडेड अभी भी है। एक और बाकी है ना हमारे पास, क्या बोला गया, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 वाली लाइन कहाँ है सर, ये रही y इक्वल टू 0। क्या बोला गया था भैया यहाँ पर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे सर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसके ऊपर की ओर, तो यहाँ से हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे। तो अब हमारा रीजन क्या हो गया है, बाउंडेड हो गया है। तो देखो कौन सा रीजन जिसमें चारों एग्जिस्ट करे, तो आप बोलेंगे सर ये वाला। ये वाला आपका क्या है, बाउंडेड रीजन है, इसी में आपका फिजिबल सॉल्यूशन जो रहेगा एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, बताओ क्या करने वाले, पूरा तो फिल नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसमें हम क्या करेंगे सर, इसमें हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे, उस कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे, फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसे उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा बन रहा है, एग्जैक्ट वैसा नहीं बना है ना, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, बन गया ना ये, हाँ। ये क्या है, ओरिजिन, बाकी को A B C नाम आप दे सकते हैं, दे दीजिए नाम, ठीक है सर, हमने नाम दे दिया। ओरिजिन की वैल्यू क्या है सर, 0,0 है। अब मुझे बता सकते हो कि A की वैल्यू क्या है सर, A तो ये रहा, ये है A के पॉइंट क्या थे, 0,50, तो A क्या आ जाएगा 0,50। B के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, नहीं सर B के तो यहाँ पर है, वो तो निकालना पड़ेगा, हम लास्ट में निकालेंगे। हम C क्या बता सकते हैं, C यहाँ पर है 30,0, तो भैया जो है सबसे पहले उसे लिख दीजिए। B कहाँ मिल रहा है सर, जो B है ना वो ये वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन कौन सी है सर, ये है L1, और रेड वाली लाइन मतलब ब्लू वाली लाइन कौन सी है सर, ये है L2। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, ये L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो ठीक है भैया, L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ये रही L1 और ये रही L2, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे सर, यही निकाल देंगे। इन दोनों लाइन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल, x माइनस 3x क्या हो जाएगा -2x, राइट हैंड साइड में 50 माइनस 90 कितना हो जाएगा -40, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कैंसिल, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो। सो x इज इक्वल टू 20,
x की वैल्यू क्या मिली, 20 मिल गई। अब x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सर हम पहले वाले में पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या मिली आपको, 20, पुट कर दो 20 प्लस y इज इक्वल टू 50। सो y की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, 30। क्या मिल जाएंगी, 30। तो ये जो x और y की वैल्यू मिली है, ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही, मतलब इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30, पहले इक्वेशन पुट करो। हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड 50 मिल रहा है, राइट हैंड साइड में 50 है, सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड वाले में x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो यहाँ का 60, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक मिनट, x की वैल्यू कितनी है 20 और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। हाँ सर, ये हमारा सही वैल्यू निकली है। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 20,30। अब बताओ इसके आगे मैं क्या करता था। सर इसके आगे हम टेबल बनाते थे। सबसे पहले फिर से इसको कॉपी करके यहां पेस्ट कर देंगे हम। 0 A B C, ये ओरिजिन है। A की वैल्यू हमारे पास 0,50 है। B की वैल्यू हमारे पास 20,30 है। 30,0 है। टेबल बनाइए, है ना। कितनी वैल्यू है सर, फिर से 4 वैल्यू है। तो इस बार हम क्या करेंगे, 4 रो बना देंगे। पिछली बार हमने 5 बना दिए थे, एक रो बेकार हो गई थी हमारी। अब बताओ मैं क्या करूंगा। सर यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिन A B C। ओरिजिन क्या है सर, 0,0। A की वैल्यू क्या है सर, A की वैल्यू है 0,50। B की वैल्यू को मुझे बता सकता है सर, B की वैल्यू 20,30 है एंड C की वैल्यू 30,0 है। ठीक है, ये आ गई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था क्या हमारे पास। सर यदि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें, ज़्यादा ही पीछे आ गए। हाँ, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। सबसे पहले 0,0 x और y की जगह पुट करो, क्या मिलेगा सर 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50 पुट करो, क्या मिलेगा सर, ये हो जाएगा 0, 0 प्लस 50, 50। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30 पुट करो, तो आप बोलेंगे 4 इंटू 20 प्लस 30, ये हो जाएगा 80 प्लस 30, 110। तो यहाँ पर आ जाएगा 110। 30,0 पुट करो, 30,0, तो x की वैल्यू 30 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 120 प्लस 0, सर ये हो जाएगा 120। हमें फाइंड क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था, मैक्सिमाइज करना था भैया, फिर से मैक्सिमाइज करना था। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। एक मिनट फिर से चेक करने दीजिए। सही है, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जेड की क्या मिल गई आपको, 128 किस पर, 30,0 पर। मतलब x की वैल्यू 30 एंड y इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम हमें वैल्यू मिलने वाली है। आया समझ में, आसान था ना। यही था। अगर मिनिमम बोलता था तो मिनिमम ऑफ जेड, तो आप बोलते सर इसमें से सबसे मिनिमम तो ये रहा, तो मिनिमम ऑफ जेड जो मिल जाता 0 एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पर। बस हो गया, इतना ही था भाई, है ना। अब इसके अलावा जो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना, जैसे एग्जाम्पल हो गए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो आप लोगों को करने हैं ना। आज आपका वो एक तरीके से आपका होमवर्क है, और उसमें अगर यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट को समझ में आपको प्रॉब्लम हुई हो, या फिर किसी स्टेप में कोई दिक्कत हुई हो, या फिर किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आया हो, जो भी आपका डाउट हो, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी टीम रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।